हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम देख रहे हैं, यानी पार्ट 6 खुली अर्थव्यवस्था और समष्टि अर्थशास्त्र, उसका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं और वो टॉपिक है व्यापार संतुलन यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये भुगतान संतुलन जो है यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, उसका एक सबसेट है, एक छोटा पार्ट है जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार ये पूछा जाता है, बार बार परीक्षाओं में इसकी चर्चा की जाती है। तो इसलिए आज इस सेशन में, एक छोटे से सेशन में, हम व्यापार संतुलन के बारे में समझेंगे, इसके जो होने वाले घाटे और असंतुलन है इसके बारे में देखेंगे। पर उससे पहले स्टूडेंट्स, एक बात का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे निःशुल्क कक्षा 6 से 12 तक के अध्ययन कर सकते हैं। यानी आप किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, आपको किसी भी अन्य जगह पर जाकर या इसमें कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको कोई 20% सिलेबस कवर करने के बाद किसी तरह का पैसा भरने की जरूरत नहीं है। आप निःशुल्क अपनी सारी की सारी पढ़ाई कर सकते हैं और आने वाली परीक्षाओं में कक्षा 6 से 12 तक की पूरी तैयारी सभी विद्यार्थी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर कर सकते हैं। तो आइए इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है व्यापार संतुलन, जिसको कहते हैं ट्रेड बैलेंस या बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब देखिए, मैंने बार बार ये चर्चा हुई है कि जो पूरा भुगतान संतुलन है, जो पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसमें 2-3 चीजें आती हैं, विजिबल इनविजिबल। मतलब उसमें अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, बीओपी की बात करें, तो उसमें एक आता है वस्तु का आयात निर्यात, ठीक है। दूसरा आता है सेवा का आयात निर्यात, ठीक है। बाकी तो लंबी लिस्ट है, ठीक है। इसमें यूनिलैटरल पेमेंट्स, पूंजीगत खाता, सारी चीजें आती हैं। आयात निर्यात के संबंध में वस्तु और सेवा का आयात निर्यात देखा जाता है। जो निर्यात है वो करंट क्रेडिट साइड में जाता है और जो आयात है वो डेबिट साइड में जाता है। इसको कहते हैं क्या? विजिबल आइटम्स या दृश्य वस्तुएं। विजिबल, इसको कहते हैं इनविजिबल आइटम्स या अदृश्य वस्तुएं। अब जो व्यापार संतुलन होता है वो केवल क्या करता है? इस वस्तु के आयात निर्यात की बात करता है। बस इतना आपको ध्यान में रख के चलना है। जो भुगतान संतुलन का दृश्य वाला मद है, जिसको आप विजिबली देख सकते हैं, वो व्यापार संतुलन का हिस्सा बनता है, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड का हिस्सा माना जाता है। तो किसी देश के व्यापार संतुलन से उस देश के वस्तुओं के आयातों तथा निर्यातों के अंतर को स्पष्ट करता है। तो कोई देश का जो व्यापार संतुलन है, क्या है? किसी देश का व्यापार संतुलन उस देश के वस्तुओं के आयातों तथा निर्यातों के अंतर को स्पष्ट करता है। यानी कि वस्तुओं का कितना आयात निर्यात हुआ, ये जो अंतर है, ये जो डिफरेंस है, वो दिखाई देता है किससे? बैलेंस ऑफ ट्रेड से। ये बात ध्यान रखिएगा, वस्तुओं के, केवल गुड्स के, क्योंकि बार बार ये सवाल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि क्या इनविजिबल आइटम्स, क्या सेवाओं को इसमें शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। ये बार बार चर्चा की जाती है। यह एक ऐसा विवरण होता है जिसमें वस्तुओं के आयात तथा निर्यात का विस्तृत विवरण दिया होता है। व्यापार संतुलन में केवल दृश्य आयातों तथा निर्यातों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें अदृश्य आयात तथा निर्यातों का कोई हिसाब नहीं रखा जाता। यह इंपॉर्टेंट रूप से आप अंग्रेजी में भी देख लीजिए कि इनविजिबल आइटम्स are not included into बैलेंस ऑफ ट्रेड। यानी व्यापार संतुलन में अदृश्य मदों को, यानी सेवाओं को बिल्कुल भी शामिल नहीं किया जाता। जो भी दृश्य मद है, यानी जो भी, जैसे पेन है, जिनका हिसाब किताब बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर दिखाई देता है, उनके रजिस्टर्स में ऐसा बोला जाता है, ऐसे लाइंस भी आई हैं कि जिन वस्तुओं का आप हिसाब किताब बंदरगाहों पर, हवाई अड्डों के रजिस्टर में देख सकते हैं, वो सारी की सारी चीजों का जो आयात निर्यात का विवरण है, जो पूरा लेखा जोखा है, वो व्यापार संतुलन का हिस्सा बनता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का हिस्सा बनता है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखा जाता है, ठीक है। व्यापार संतुलन में केवल दृश्य आयातों तथा निर्यातों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें अदृश्य को कोई हिसाब नहीं रखा जाता। अब बेनाम ने एक परिभाषा दिया था कि एक देश का व्यापार संतुलन वह संबंध है जो कि एक निश्चित अवधि के भीतर आयात निर्यात के मूल्य के मध्य होता है। निश्चित अवधि यानी 1 वर्ष का समय, जैसे भुगतान संतुलन भी एक वर्ष के लिए रखा जाता है, इसी तरह व्यापार संतुलन भी 1 वर्ष के लिए रखा जाता है। तो जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का पूरा रिलेशन है, जो पूरा विवरण है, वो व्यापार संतुलन में या बैलेंस ऑफ ट्रेड में रखा जाता है। कई सारे बैंकिंग एग्जामिनेशंस में, यूपीएससी के, एसएससी एग्जामिनेशंस में भी ये पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन कि वेदर द सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन द बीओटी और नॉट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है।
अब इसमें व्यापार संतुलन के परिभाषा के हिसाब से ये दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, ठीक। अब अच्छा, लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आती है कि व्यापार संतुलन में क्या कोई संतुलन या असंतुलन होता है, ये बात जानना जरूरी है। तो क्या इसमें कोई डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, ये बात जानना जरूरी है। इससे कोई डिसइक्विलिब्रियम आता है, ये बात जानना जरूरी है, ठीक है। तो इस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें हमको दो चीजें दिखाई देती हैं, अनुकूल तथा प्रतिकूल व्यापार संतुलन। अब इसको अगर हम समझने का प्रयास करें तो जैसे मान लीजिए कि आपको ये पता है कि भुगतान संतुलन में या करेंट अकाउंट में या व्यापार संतुलन जो भी लिखा जाएगा तो बाईं तरफ इधर क्रेडिट साइड लिखा जाता है और यहां पर डेबिट साइड लिखा जाता है। ये हमने चर्चा की है चैप्टर में। अब देखिए, ये जो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है यहां पर होता है कुल मिला के निर्यात वाला मामला जो आप एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक। और यहां पर होता है आयात वाला मामला, इंपोर्ट वाला। तो मान लीजिए कि वस्तु है, सभी दृश्य वस्तुएं एक साथ में ले रहा हूं यहां, और इसका निर्यात हमने किया और यहां पर वैल्यू आ रही है 1000 करोड़, ठीक। और यहां पर वैल्यू आ रही है आयात करने के बाद 1000 करोड़, मान लीजिए यहां भी। तो अगर ये दोनों 1-1000 करोड़ है तब तो इस स्थिति में व्यापार संतुलन संतुलित, मतलब संतुलित व्यापार संतुलन है, बैलेंस ऑफ ट्रेड एकदम बैलेंस है। लेकिन मान लीजिए अगर ये 1000 है और जो आयात है यानी जो पैसा देना पड़ेगा ये 10,000 हो गया, तो इस स्थिति में इसको क्या बोलेंगे, एक तरह से प्रतिकूल, है ना, प्रतिकूल व्यापार संतुलन बोलेंगे। प्रतिकूल मतलब क्या होता है, अनफेवरेबल, जो देश की इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। हमेशा इकोनॉमी के लिए क्या ठीक होना चाहिए, निर्यात ज्यादा होना चाहिए, एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये आयात या इंपोर्ट ज्यादा हो जाता है तो 10,000 करोड़ इंपोर्ट हो गया और एक्सपोर्ट केवल 1,000 करोड़ का है, तो ये स्थिति बन जाएगी पहली वाली, प्रतिकूल वाली, ठीक है, अनफेवरेबल। लेकिन अगर मान लीजिए ये हो जाए कितना, 10,000 करोड़ और ये रहे केवल 1,000 करोड़, है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, इस स्थिति में इसको बोलते हैं अनुकूल व्यापार शेष, फेवरेबल। यानी आप क्या कर रहे हैं, आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। जब आप एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं तो आपके यहां प्रोडक्शन ज्यादा होता है। जब प्रोडक्शन ज्यादा है तो होता है तो लोग उसमें फैक्ट्रीज में उस चीज को बनाने के लिए काम ज्यादा करते हैं, उनको रोजगार ज्यादा मिलता है, नेशनल इनकम बढ़ती है, सारी चीजें फेवरेबल रहती हैं। इसके अलावा आपके यहां से जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो आपकी करेंसी की वैल्यू भी स्ट्रांग बनी रहेगी। तो ये व्यापार संतुलन के दो इंपॉर्टेंट पहलू हैं, प्रतिकूल और अनुकूल। तो अगर आपका जो निर्यात है वो ज्यादा है, आयात कम है तो अनुकूल है, और अगर आपका निर्यात कम है, आयात ज्यादा है तो वो प्रतिकूल है। अब इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट को अलग तरीके से भी दिखाया जाता है, इसकी चर्चा भी हम करते हैं। पहले इन लाइंस को देखते हैं थोड़ा सा एक बार कि प्रतिकूल अनुकूल क्या है। किसी देश में एक निश्चित अवधि में यदि आयात के मूल्य से निर्यात का मूल्य अधिक हो तो उसको हम अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। यानी निर्यात यानी जो आपका एक्सपोर्ट है वो ज्यादा है, वो किससे, आयात से, तो वो अनुकूल व्यापार, इसको हिंदी में कहते हैं फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, फेवरेबल बीओटी, ठीक। अच्छा, इसकी ओर संकेत करता है। इसके विपरीत निर्यात के मूल्य से अगर आयात का मूल्य अधिक होता है तो यह प्रतिकूल व्यापार संतुलन को करता है, जिसको हम कहते हैं अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। ये मैं अंग्रेजी के शब्द आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये शब्दावलियां आपको कंफ्यूज होने से बचाएंगी। तो इसको कहते हैं अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। निर्यात के मूल्य से आयात का मूल्य अधिक होता है तो यह प्रतिकूल व्यापार संतुलन होता है, यह आपको ध्यान रखना है। संक्षेप में, अनुकूल व्यापार संतुलन में निर्यातों का मूल्य आयातों से अधिक रहता है, तो x इज ग्रेटर देन m मानते हैं। अब कैसे भी समझा रहा हूं, x और m का क्या संबंध है, ये आप यहां पे समझ लीजिए, ये एग्जामिनेशंस में कई बार पूछा जाता है। तो हमेशा ये इकोनॉमिक्स में आप नेशनल इनकम वाला भी पार्ट जब देखेंगे, इसके अलावा जो एग्रीगेट डिमांड वाला पार्ट देखेंगे, समग्र मांग वाला, उसमें भी ये चर्चा आएगी। हमेशा x दिखाया जाता है निर्यात या एक्सपोर्ट जिसको कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं एक्सपोर्ट। M दिखाया जाएगा क्या, आयात, या जिसको कहते हैं इंपोर्ट। ये इकोनॉमिक्स में टर्मिनोलॉजीज है, आप बिल्कुल समझ लीजिए। अब देखिए 3 कंडीशंस बनेंगी। पहली, x इज इक्वल टू m, तो ये होगा संतुलित बैलेंस ऑफ ट्रेड, है ना, हाँ, व्यापार शेष, ठीक। दूसरा क्या होगा, x इज ग्रेटर देन m, यानी कि आपका निर्यात आपके आयात से ज्यादा है, तो ये क्या होगा, अनुकूल व्यापार शेष,
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या बनेगा, x इज लेस देन m, यानी इंपोर्ट आयात आपका ज्यादा है और निर्यात कम है तो ये होगा प्रतिकूल व्यापार शेष, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसको क्या बोलेंगे, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, और इसको बोलेंगे अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। संतुलित व्यापार शेष, अनुकूल व्यापार शेष और प्रतिकूल व्यापार शेष, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये 3 तरह के व्यापार शेषों के बारे में जानकारी दी जाती है। तो संक्षेप में, अनुकूल व्यापार संतुलन में निर्यातों का मूल्य आयातों से अधिक रहता है, x इज ग्रेटर देन m, जबकि प्रतिकूल व्यापार संतुलन में आयातों का मूल्य निर्यातों से अधिक रहता है, x इज लेस देन m। तो यदि निर्यात और आयात बराबर रहते हैं तो व्यापार संतुलन x इक्वल्स टू m माना जाता है। ये बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये वो महत्वपूर्ण एक आज सेशन था जिसमें हमने व्यापार संतुलन को देखा, यानी जो दृश्य मदे हैं, जो विजिबल आइटम्स हैं, इनका जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, ठीक, इस चीजों का जब हम एक विवरण करते हैं, इसका संबंध बताने की कोशिश करते हैं, तो ये व्यापार से इसका हिस्सा मानी जाती है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज और आयात और निर्यातों का जो अंतर हम स्पष्ट करते हैं वो व्यापार से कहलाता है, ठीक है। इसलिए अनुकूल भी होता है, प्रतिकूल भी होता है, इसकी चर्चा भी हमने की, जिसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट भी है magnetbrains.com। इस वेबसाइट पर आके आप क्रमवार तरीके से अपनी सारी पढ़ाई कर सकते हैं। यहां पर आप सीबीएसई क्लास 6 से 12th कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्लास 12th आपने सेलेक्ट किया और मेरे साथ आप इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र की पढ़ाई कर सकते हैं। इसी तरह हर क्लास के हर सब्जेक्ट की पढ़ाई आप इस वेबसाइट पर आकर कर सकते हैं। यहां आपको कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन मिलता है, यहां आपको छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोस मिलते हैं, यहां पर आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन एमसीक्यूज मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, और सीबीएसई की जो भी महत्वपूर्ण जानकारी और आपकी पढ़ाई के लिए जो भी स्टेट बोर्ड्स की जानकारियां हैं वो सब कुछ दी जाती हैं। तो आप किसी स्टेट बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, पूरी पढ़ाई यहां पर इजीली आकर कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर कक्षा 6 से 12 तक की बिल्कुल 100% निःशुल्क शिक्षा आपको दी जा रही है। बस आपको छोटा सा काम करना यह है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस हम आप तक लेकर आते रहें और आपकी परीक्षा और आपकी पढ़ाई को और आसान बनाते रहें। तो स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।